नमस्कार विद्यार्थियों, उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आप लोगों का तहे दिल से स्वागत है, अभिनंदन है। मैं शैलेंद्र सिंह सिरवार आप लोगों के लिए लेकर के आ रहा हूँ संजीवनी सीरीज से संबंधित कुछ स्पेशल क्वेश्चन जो कि आपके लिए DSSB में बहुत ज़्यादा यूजफुल रहेंगे। न केवल DSSB में लेकिन सभी एग्जाम्स में एकदम रामबाण क्वेश्चन सिद्ध होंगे। अब आपके पास में जस्ट अपकमिंग एग्जाम है नॉर्सेट का, तो आपके पास में हर प्रकार के क्वेश्चंस आपको, चाहे तो DSSB हो या फिर वो नॉर्सेट या फिर वो ESIC, सभी प्रकार के क्वेश्चंस के लिए ये संजीवनी बूटी की तरह काम करने वाले हैं। मेरी क्लासेस का उद्देश्य सिर्फ एक है कि आप लोगों को किसी भी प्रकार से नेगेटिव को कंट्रोल करवाना, पॉजिटिव को आगे बढ़ाना। तो सबसे पहले आप लोगों का, सभी प्यारे विद्यार्थियों का क्लासेस के अंदर अभिवादन है। क्लासेस के अंदर ज्वाइन कर जाएं, क्लासेस के अंदर लाइक कर दें और उसके बाद में क्वेश्चन सेशन को लेना शुरू करें। क्वेश्चन सेशन के अंदर हमेशा एक बात याद रखें, वो है आपकी एक्यूरेसी। एक्यूरेसी अगर आपकी सही है तो आपको सिलेक्शन से कोई भी नहीं रोक सकता है। एक्यूरेसी कम जा रही है, अगर आप लोग नेगेटिव ज़्यादा कर रहे हैं तो कंफर्म डेफिनेटली ये आपके लिए भी नेगेटिव इंडिकेशन है। तो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम अपना स्कोर आप अपने आप इवेल्युएट करें, क्या पढ़ रहे हैं, कितना पढ़ रहे हैं, क्या गलत कर रहे हैं, क्या सही कर रहे हैं, सब कुछ आपको इवेल्युएट करने का टाइम है। पूरी तरीके से तैयारी को मेंटेन करें। क्लासेस को शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग अ टाइम। आज का अपना पहला क्वेश्चन अवेलेबल है आप लोग के लिए विद्यार्थियों। आज का अपना पहला क्वेश्चन अवेलेबल है आप लोग के लिए, बैरल चेस्ट सीन इन। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन रखा गया है आप लोग के लिए, एकदम बेसिक क्वेश्चन रखा गया है। यहाँ पर आप लोगों से पूछा गया है बैरल चेस्ट किस में देखने को मिलता है। बैरल चेस्ट की बात की जा रही है, आप लोगों को करेक्ट आंसर देना है। बैरल चेस्ट किस में देखने को मिलेगा, फटाफट से करेक्ट आंसर को पुट कर दें विद्यार्थियों। बैरल चेस्ट सीन इन, किसके अंदर बैरल चेस्ट आपको देखने को मिलेगा, फटाफट से आंसर को पुट करना है आप लोगों को। बैरल चेस्ट किस में देखने को मिलेगा। बैरल चेस्ट क्या आप लोगों को निमोनिया में देखने को मिलेगा, क्या आपको रिकेट्स में देखने को मिलेगा, काइफोस्कुलोसिस में देखने को मिलेगा, एम्फाइज्मा में देखने को मिलेगा। आपको अच्छी तरीके से बेसिक अगर कंसेप्ट की बात करने की कोशिश करें तो बैरल चेस्ट आपको सीन होता है, बैरल चेस्ट एम्फाइज्मा में सीन होता है। किसमें, बैरल चेस्ट आप लोगों को एम्फाइज्मा, एम्फाइज्मा इज अ पार्ट ऑफ COPD। एम्फाइज्मा इज अ पार्ट ऑफ COPD, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज कंडीशन में दो बीमारियां होती है, एक एम्फाइज्मा होता है, एक क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस होता है। एक क्या होता है, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस होता है। एम्फाइज्मा में क्या होता है, ये एम्फाइज्मा में इस प्रकार से एल्वियोलाई एबनॉर्मली डायलेटेड हो जाती है और एयरवे कंस्ट्रिक्शन हो जाता है। इस कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं, एम्फाइज्मा बोलते हैं। टोटल ओवरऑल बात करने की कोशिश करें कि एम्फाइज्मा में क्या होगा, एयर का ट्रैपिंग होगा। एयर का क्या होगा, ट्रैपिंग होगा, एयर ट्रैप हो जाएगी। इट मीन्स एयर ट्रैप हो जाएगी, मतलब CO2 CO2 CO2। और आपको पता है अच्छे तरीके से क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज मतलब एक्सपायरेटरी में दिक्कत होगी, पेशेंट सांस को बाहर नहीं निकाल पाएगा, एक्सपायरेशन में दिक्कत होगी, जिसके कारण से जब बाहर निकलने वाली सांस कौन सी, CO2 है, तो CO2 बाहर नहीं निकल पाएगी, बॉडी के अंदर रह जाएगी, लंग्स के अंदर रह जाएगी और यही क्या करेगी, हाइपर कैपनिया करेगी, सिस्टेमिक सर्कुलेशन में जाकर के हाइपोक्सिया करेगी, हाइपोक्सिया करेगी और संग में क्या करेगी, हाइपर कैपनिया करेगी, हाइपोक्सिया करेगी, हाइपोक्सेमिया करेगी, तीनों कंडीशन करेगी। कंटिन्यूसली देखते जाएं अगर इस चीज को, तो हाइपर कैपनिया के कारण से पेशेंट क्या कंपेंसेट करेगा, जल्दी 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 सांस लेने की कोशिश करेगा। रेस्पिरेटरी आपके सामने अल्कालो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस होगा और इसको कंपेंसेट करने के लिए रैपिड ब्रीथिंग करेगा। रैपिड ब्रीथिंग करने के लिए वो क्या करेगा, रैपिड ब्रीथिंग करने के लिए वो गहरी सांस लेगा और फूले हुए होठों से इस प्रकार से सांस को बाहर निकालेगा तो उसे गाल लाल हो जाएंगे। इस कंडीशन को पिंक पफर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पिंक पफर्स। लेकिन यहां पर पूछा गया है बैरल चेस्ट से संबंधित, तो मैं आपको कंफर्म कर देता हूं कि कॉज्ड बाय द एयर ट्रैपिंग, एयर ट्रैपिंग के कारण से, एयर ट्रैपिंग के कारण से क्या होगा, हाइपर इन्फ्लेशन ऑफ लंग्स होगा, हाइपर इन्फ्लेशन ऑफ लंग्स होगा और हाइपर इन्फ्लेशन ऑफ लंग्स के कारण से एंटीरो पोस्टीरियर डायमीटर, एंटीरो पोस्टीरियर डायमीटर क्या होगा, इंक्रीज होगा। नॉर्मली अगर बात करने की कोशिश करें एडल्ट के अंदर एंटीरो पोस्टीरियर डायमीटर और ट्रांसफर डायमीटर 1:2 होता है। लेकिन अगर बात करें एम्फाइज्मा की कंडीशन में, एम्फाइज्मा में हाइपर इन्फ्लेशन ऑफ लंग्स के कारण से ये आपके पास में 1:1 रह जाएगा। और यहां पर अपन बोले कि बैरल चेस्ट या फिर आपके पास में हाइपर इन्फ्लेशन ऑफ लंग्स या फिर एंटीरो पोस्टीरियर थोरेसिक कैविटी का डायमीटर का एनलार्ज होना, ये कंडीशन कहलाएगी। तो ये किस में सीन होगा, तो करेक्ट आंसर आप लोगों का वही रहेगा, एम्फाइज्मा, जो कि आप लोगों ने करेक्ट दिया होगा, सोचा होगा। अपने आप को इवेल्युएट करना बहुत जरूरी है कंसेप्टों के ऊपर। यहां पर बैरल चेस्ट के अंदर एम्फाइज्मा सीन होगा, करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट नंबर पे आपको जरूरी सूचना, होली हंगामा।
होली हंगामा उत्कर्ष परिवार हर त्योहार में आप लोगों के जिस प्रकार से साथ रहा है, उसी प्रकार से होली हंगामा उत्कर्ष परिवार लेकर के आया है 21 से 28 मार्च तक, 21 से 28 मार्च तक 90% अप टू सेल कर रहा है। 3 मंथ की एक्स्ट्रा वैलिडिटी प्रोवाइड कर रहा है। याद रखें 3 मंथ की एक्स्ट्रा वैलिडिटी, बहुत शानदार क्लासिकल ऑफर है आप लोगों के लिए। हम लोग जब स्टडी करते थे, हमारी जो वैलिडिटी टॉपिक्स की, मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी करते थे, उत्कर्ष ही करी है मैंने, और यहाँ पर मैं तैयारी करता था तो मेरी वैलिडिटी खत्म होती थी और बड़ी टेंशन होती थी। यहाँ पर उत्कर्ष परिवार आप लोग के लिए आया है, आपके सभी प्रकार के ऑनलाइन नर्सिंग के लाइव और रिकॉर्डेड ऑनलाइन बैच कोर्सेज के ऊपर 3 मंथ की एक्स्ट्रा वैलिडिटी के साथ में, और संग में 90% तक का डिस्काउंट है। तो विदाउट वेस्टिंग ए टाइम फिर मत बोलना कि मौका चूक गए। 21 से 28 मार्च, लास्ट 28 मार्च तक है, याद रखिएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया इज डिफाइंड एज अ निमोनिया दैट अकर्स ऑफ आफ्टर ईटी ट्यूब इंट्यूबेशन। देखो बेसिक क्वेश्चन पूछा गया है, यह है आपको पूछ रहा है वाप, वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया। बेसिक क्वेश्चन पूछा गया है, वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया ईटी इंट्यूबेशन के कितने घंटे के बाद में कन्फाइन होगा कि पेशेंट को वेंटिलेशन के कारण से निमोनिया, मतलब इट इज अ टाइप ऑफ अ हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन या फिर नोजोकोमियल इन्फेक्शन। हॉस्पिटल में एडमिशन के बाद में नोजोकोमियल इन्फेक्शन किसे कहते हैं? नोजोकोमियल इन्फेक्शन कहते हैं आफ्टर गेटिंग एडमिशन 48 आवर जो इन्फेक्शन होता है उसे नोजोकोमियल इन्फेक्शन कहते हैं। इसी प्रकार से वाप की कंडीशन को क्या बोलेंगे? वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया डिफाइंड एज निमोनिया दैट अकर्स, डैश दे रखा है कितने घंटे में, तो फटाफट से आंसर को पुट करें। 12 घंटे में, 24 घंटे में, 36 घंटे में या 48 घंटे में आफ्टर ईटी इंट्यूबेशन। तो यहां पर आप लोग के पास में करेक्ट आंसर रहेगा कि आपको वाप एसोसिएटेड होता है 48 आवर आफ्टर इंट्यूबेशन, 48 आवर आफ्टर ईटी ट्यूब इंट्यूबेशन। आफ्टर ईटी ट्यूब इंट्यूबेशन के 48 घंटे में अगर वाप हो रहा है, निमोनिया हो रहा है। क्यों? क्योंकि यार यहाँ पर क्या देखते हैं, वेंटिलेटर से जो एयर जाती है वो डायरेक्टली कहाँ पे जाती है? डायरेक्टली लंग्स के अंदर जाती है, तो निमोनिया होने के चांसेस होते हैं। हालांकि यहाँ पर इस पेशेंट के लिए एचएमई फिल्टर और सर्वो फिल्टर भी अवेलेबल होता है, लेकिन तब भी वाप के चांसेस रहते हैं। तो वाप का अगर एग्जैक्ट क्राइटेरिया रखा जाए कि आफ्टर गेटिंग ईटी ट्यूब इंजर्शन 48 आवर के अंदर वाप प्रोवाइड होता है, और इसके अंदर प्रिवेंट करने के लिए पोजीशन जो दी जाती है वो पोजीशन दी जाती है सेमी फाउलर रिकमेंडेड पोजीशन। सेमी फाउलर रिकमेंडेड पोजीशन पेशेंट को प्रोवाइड की जाएगी। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं बच्चों आगे की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्या धमाल करने वाला है क्वेश्चन, यहां पर पूछा गया है यूज ऑफ लैक्टुलोज इन हेपेटोएन्सेफेलोपैथी। मैंने अपनी क्लासेस में कई बार इन क्वेश्चनों को डिस्कस किया है। क्वेश्चनों के ऑप्शंस घूमते रहते हैं, लॉजिक आपका अगर क्लियर है तो कहीं पर भी नहीं रुकेगा। मैंने आपको यहां पर फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर पुटअप कर दें कि लैक्टुलोज का वर्क क्या होता है। फटाफट से आप लोगों को आंसर पुटअप करना है। जब तक मैं आपको बताता हूं कि देखो, आपको पता होना चाहिए कि लिवर सिरोसिस का डेंजरस और अलार्मिंग साइन क्या होता है? डेंजरस और अलार्मिंग साइन क्या होता है? डेंजरस बोले या अलार्मिंग साइन बोले तो वो होता है आपके पास में हेडेक। क्या होता है? हेडेक होता है। और ये हेडेक अगर किसी पेशेंट को है जिसको लिवर सिरोसिस है और कंटिन्यूसली हेडेक बना हुआ, तो इसका मतलब पेशेंट कहाँ जा रहा है? हेपेटिक एन्सेफेलोपैथी में जा रहा है। किस में जा रहा है? हेपेटिक एन्सेफेलोपैथी में जा रहा है। और मैंने आप लोगों को 2 चीजें बताई थी कि इसकी ड्रग ऑफ चॉइस क्या होती है। एक होती है लैक्टुलोज और एक होती है आपके पास में नियोमाइसिन। फटाफट से मैंने लास्ट क्लासेस के अंदर इसके मोड ऑफ एक्शन बताए थे। फटाफट से दोनों के मोड ऑफ एक्शन लिख दीजिए कमेंट सेक्शन में। फटाफट से दोनों के मोड ऑफ एक्शन कमेंट सेक्शन के अंदर लिख दीजिएगा। फटाफट से लिखें। बेसिक चीज है, एग्जाम में कई बार पूछी जाती है। अगर पूछा जाए लैक्टुलोज या फिर नियोमाइसिन, तो दी बोथ आर ड्रग ऑफ चॉइस ऑफ हेपेटिक एन्सेफेलोपैथी और द लिवर सिरोसिस। बेसिक बात है। लैक्टुलोज क्या मोड ऑफ एक्शन क्या होता है? ये पीएच को डिक्रीज करती है। क्या करती है विद्यार्थियों? ये पीएच को डिक्रीज करती है। और पीएच डिक्रीज होगा तो क्या होगा? हाइड्रोजन आयन का फॉर्मेशन होगा बच्चों। किसका? हाइड्रोजन आयन का फॉर्मेशन होगा। और आपको अच्छी तरीके से पता है, अगर मैं आपको कॉन्सेप्चुअल बेस समझाने की कोशिश करूं कि लिवर के पेशेंट के अंदर, लिवर सिरोसिस के पेशेंट के अंदर यूरिया साइकिल क्या हो जाता है? डिस्टर्ब हो जाता है।
और यूरिया साइकिल खराब होने के कारण से यूरिया चक्र खराब हो जाएगा, और यूरिया चक्र खराब होने के कारण से जो प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म से जो अमोनिया बनेगा वो यूरिया के रूप में चेंज नहीं हो पाएगा। इसका मतलब हाई टॉक्सिक सब्सटेंस लो टॉक्सिक सब्सटेंस में चेंज नहीं हो पाएगा, और इस कारण से अमोनिया बढ़ जाएगा, ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर जाएगा, एन्सेफेलोपैथी कॉज करेगा। अब इस अमोनिया को अमोनियम आयन में चेंज करने की जिम्मेदारी लैक्टुलोज की होती है। किसकी होती है? लैक्टुलोज की होती है। हाइड्रोजन आयन कहां से प्राप्त हुआ? तो आप बोलेंगे सर लैक्टुलोज क्या करेगा? पीएच को घटाएगा, पीएच को घटाएगा, हाइड्रोजन आयन बनेंगे, अमोनियम आयन बनेगा, अमोनिया कन्वर्ट इनटू अमोनियम आयन। बच्चों NH4+ को बोलते हैं अमोनियम आयन, अमोनिया को बोलते हैं NH3, एंड अमोनियम आयन इज द एक्सक्रीटरी फॉर्म ऑल ऑफ यू आर नोज वेल द करेक्ट आंसर। समझ रहे हैं? बात करें नियोमाइसिन की तो अच्छे तरीके से पता है कि प्रोटीन जब हम भोजन में लेते हैं तो इसके ब्रेकडाउन के लिए अपन के पास में एक होता है नॉर्मल फ्लोरा इंटेस्टाइन में प्रेजेंट। इंटेस्टाइन में प्रेजेंट नॉर्मल फ्लोरा होता है, वो क्या करता है? प्रोटीन का ब्रेकडाउन करता है और अमोनिया का फॉर्मेशन करता है नॉर्मल स्वस्थ मनुष्य के अंदर। तो ये अमोनिया है, ये है बेसिकली जड़। हमारे बीमारियों की जड़ अमोनिया हो गई है, लीवर खराब हो गया इसलिए अमोनिया हो गया। तो ना तो अमोनिया का प्रोडक्शन, ना तो अमोनिया को बनने देना है, और जो बन चुका है उसको बाहर निकालना है। तो बाहर निकालने के लिए तो लैक्टुलोज देंगे, बनने को रोकने के लिए इंटेस्टाइनल फ्लोरा के सिंथेसिस को इनहिबिट करना पड़ेगा, इसके लिए आप नियोमाइसिन देंगे। क्या देंगे? नियोमाइसिन। और फाइनली पेशेंट को डिक्रीज प्रोटीन भी देंगे। तो यहां पर आपसे क्वेश्चन जो पूछा गया, ये तो बहुत कंसेप्चुअल कंसेप्ट जो आपको याद होने चाहिए। बेसिक क्वेश्चन पूछा गया लैक्टुलोज इन द हेपेटिक एन्सेफेलोपैथी, किसमें देंगे? इंक्रीज लैक्टेज लेवल इन द ब्लड, डिक्रीज सीरम अमोनिया लेवल, इंक्रीज द ब्रेकडाउन ऑफ बिलिरुबिन, डिक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ बिलिरुबिन। तो करेक्ट आंसर बच्चों बी होगा, जैसा आप लोगों ने दिया है। यहां पर आपका करेक्ट आंसर होगा बी, डिक्रीज अमोनिया लेवल बाय इन द फॉर्म ऑफ अमोनियम आयन बाय द डिक्रीजेज द पीएच। पीएच लैक्टुलोज क्या करता है? पीएच को घटा के हाइड्रोजन आयनों का फॉर्मेशन करके, अमोनियम आयन का फॉर्मेशन करके, अमोनियम आयन इज एक्सक्रीटरी फॉर्म, इस आधार पे क्या करता है? लैक्टुलोज वर्क करता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन का बच्चों बी। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट नंबर पे आपका क्वेश्चन अवेलेबल है, विच हेपेटाइटिस इज ऑफन सीन आउटब्रेक एंड इन द कैंपस एंड द इंस्टीट्यूशन। बहुत क्लासिकल क्वेश्चन है, बहुत ही क्लासिकल उम्दा क्वेश्चन है, आप लोग के लिए अच्छा क्वेश्चन है, पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। फटाफट से आंसर को पुट कर देंगे। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऐसा कौन सा हेपेटाइटिस है जो कि कैंप और इंस्टीट्यूशन में आउटब्रेक के कारण से फैलता है? फटाफट से आंसर को पुट करें, करेक्ट आंसर को फटाफट से पुट कर दें सभी विद्यार्थी। दिल को करेक्ट आंसर देने का टाइम है आप लोग का, और करेक्ट आंसर दिया भी होगा उम्मीद करता हूं। विच हेपेटाइटिस इज ऑफन सीन एज आउटब्रेक इन द कैंपस एंड द इंस्टीट्यूशन। तो ऑल ऑफ योर नोज वेल हेपेटाइटिस ए। हेपेटाइटिस ए अगर अपन बात करने की कोशिश करें, बिकॉज द करेक्ट आंसर आर ऑल्सो हेपेटाइटिस ए। हेपेटाइटिस ए फीकल ओरल रूट से फैलता है। किससे फैलता है? फीकल ओरल रूट से फैलता है। इसका मतलब ये पेशेंट के लार से फैलेगा और पेशेंट के एक्सक्रिएटा से फैलेगा, और बेसिकली ये अनहाइजेनिक कंडीशन कंटामिनेटेड वाटर एंड इम्प्रॉपर डिस्पोजल्स के कारण से फैलेगा। तो पानी इंस्टीट्यूट के अंदर, कैंपस इंस्टीट्यूट के अंदर एक ऐसा आउटब्रेक करता है जिसके कारण से स्प्रेड हो जाता है ऑल ओवर इंस्टीट्यूशन के अंदर। तो याद रखना है आपको, ऐसा कौन सा हेपेटाइटिस है जो कि फीकल ओरल रूट से फैल रहा है और क्रॉसली कंटामिनेटेड करता है? तो हेपेटाइटिस ए इज द करेक्ट आंसर। बाकी बेसिक चीज आपको पता होनी चाहिए कि सीरम हेपेटाइटिस क्या होता है, पोस्ट ट्रांसफ्यूजन सीरम हेपेटाइटिस क्या होगा। कमेंट सेक्शन में फटाफट से आंसर डालना है आपको। बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ पे। पोस्ट ट्रांसफ्यूजन हेपेटाइटिस क्या होगा? ए होगा, बी होगा, सी होगा, सबको पता है अच्छी तरीके से। पोस्ट ट्रांसफ्यूजन हेपेटाइटिस क्या होता है? हेपेटाइटिस सी होता है। सीरम हेपेटाइटिस क्या होता है? इन्फेक्शियस हेपेटाइटिस क्या होता है? ये इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो बेसिक क्वेश्चन होते हैं, हर प्रकार के क्वेश्चनों के आंसरों को आपको माइंड में रिमाइंड करना है और करेक्ट आंसर को कमेंट सेक्शन में डालना है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों आपके सामने हेपेटाइटिस ए। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट नंबर पे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ग्लूकोज फीवर इज रिलेटेड विद। बेसिक क्वेश्चन पूछा गया है, अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है और चैलेंजिंग क्वेश्चन है। कई बार ये क्वेश्चन गलत कर जाता है।
फटाफट से आंसर को पुट कर दें। ग्लूकोज फीवर इज रिलेटेड विद, किससे संबंधित है? क्या ग्लूकागॉन से संबंधित है, पैराथायरॉइड ग्लैंड से संबंधित है, कॉर्टिसोल से संबंधित है, या फिर ग्रोथ हार्मोन से संबंधित है? देखो बेसिकली समझना है, एडिसन्स जो डिजीज की कंडीशन होती है, एडिसन्स डिजीज की कंडीशन में जब पेशेंट के अंदर ग्लूको और मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स में हाइपोसीक्रेशन होता है, हाइपोसीक्रेशन होता है, तो इसको मेंटेन करने के लिए ग्लूकोज आईवी दिया जाता है। और ग्लूकोज आईवी देने के कारण से सडन पेशेंट के अंदर क्या होता है, फीवर होता है, और इस कंडीशन को अपन बोलते हैं एडिसोनियन क्राइसिस की कंडीशन। क्या बोलते हैं अपन? एडिसोनियन क्राइसिस की कंडीशन बोलते हैं। और ये बेसिकली कॉर्टिसोल की डेफिशिएंसीज के कारण से होता है। तो किसके कारण से होता है? कॉर्टिसोल्स की कमी के कारण से होता है, कॉर्टिसोल के कारण। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ग्लूकोज फीवर कॉज्ड बाय द इन्फ्यूजन ऑफ द आईवी ग्लूकोज। फीवर का जनरेट होना, इस कंडीशन को क्या बोलेंगे? ग्लूकोज फीवर। करेक्ट आंसर बच्चों आप लोगों का कॉर्टिसोल रहेगा। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट नंबर पे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में कंफर्मेटरी डायग्नोसिस ऑफ न्यूमोथोरैक्स। बेसिक क्वेश्चन पूछा गया है, फटाफट से आंसर को पुट करना है आप लोगों को। कंफर्मेटरी डायग्नोसिस ऑफ टेस्ट फॉर न्यूमोथोरैक्स। न्यूमोथोरैक्स का एब्रीविएशन अगर आप लोगों को पता नहीं हो, इस प्रकार से भी लिख देते हैं, कभी कभी एग्जाम में टाइम नहीं होता है उनके पास में, तो पीटीएक्स भी लिख देते हैं। तो न्यूमोथोरैक्स का कंफर्मेटरी डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या होगा? फटाफट से आंसर को पुट कर दें। फटाफट से आंसर को पुट करना है आप लोगों को। करेक्ट आंसर कंफर्मेटरी डायग्नोस्टिक टेस्ट ऑफ न्यूमोथोरैक्स क्या रहेगा? देखिए अगर अपन बात करने की कोशिश करें, ये इस प्रकार से आप लोगों के पास में न्यूमोथोरैक्स को समझाए। न्यूमोथोरैक्स किसे कहते हैं? एबनॉर्मल एक्यूमुलेशन, एबनॉर्मल एक्यूमुलेशन ऑफ एयर, एबनॉर्मल एक्यूमुलेशन ऑफ एयर इन प्लूरल कैविटी, इन प्लूरल कैविटी। प्लूरल कैविटी के अंदर एबनॉर्मल एक्यूमुलेशन ऑफ एयर न्यूमोथोरैक्स की कंडीशन कहलाता है। और यहाँ पर ये इस प्रकार से पेशेंट के लंग्स हैं, ये मैं जो ड्रॉ कर रहा हूँ पेशेंट के लंग्सों को ड्रॉ कर रहा हूँ, और इसके चारों तरफ इस प्रकार से क्या पाई जाती है? प्लूरल कैविटी पाई जाती है। तो ये है इसके सामने चारों तरफ प्लूरल कैविटी। ऐसा मत सोचना लंग्स छोटा हो गया प्लूरल कैविटी बड़ी हो गई। कंडीशन को समझाने के लिए क्या है बच्चों, ये है आपके पास में प्लूरल कैविटी, पैराइटल प्लूरा और विसरल प्लूरा। यहां पर अगर एयर इकट्ठी हो जाए, क्या इकट्ठी हो जाए? अगर एबनॉर्मल एक्यूमुलेशन ऑफ एयर हो जाए प्लूरल कैविटी के बीच में, तो क्या होगा? आपको अच्छी तरीके से पता है इसके अंदर एक नेगेटिव प्रेशर होता है, वो नेगेटिव प्रेशर क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। इसके कारण से क्या होगा? पैराइटल प्लूरा मूव्स आउटवर्ड, ये आप बाहर की तरफ मूव करेगी। समझ रहे हैं बात को? और बाहर की तरफ मूव करेगी तो चेस्ट कैविटी भी यहाँ पर क्या होती है? यहाँ पर चेस्ट कैविटी होती है, तो ये चेस्ट कैविटी भी कहाँ जाएगी? बाहर की तरफ जाएगी। सेम टाइम पर क्या होगा? ये विसरल प्लूरा और लंग्स पैरेन्काइमा, ब्लैक कलर की लाइंस क्या है? लंग्स पैरेन्काइमा, ये अंदर की तरफ मूव करेगी। और अंदर की तरफ है एल्वियोलर सैक, ये क्या है आपके पास में? एल्वियोलर सैक। और ये एल्वियोलाई क्या हो जाएगी? कोलैप्स हो जाएगी बेटा। क्या हो जाएगी? कोलैप्स हो जाएगी। तो कल को कोई आप लोगों से पूछेगा कि न्यूमोथोरैक्स का कॉम्प्लिकेशन क्या होता है, तो आपके पास में ऑप्शन देखना मिलेगा, एल्वियोलाई का कोलैप्स होना। क्या लिखेंगे? एल्वियोलाई का कोलैप्स होना। तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपके पास में? एल्वियोलाई का कोलैप्स होना। बेसिक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि न्यूमोथोरैक्स के पेशेंट का कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकता है, तो आप बोलेंगे कि एल्वियोलाई का कोलैप्स होना। पहली बात, न्यूमोथोरैक्स किसे कहते हैं? तो आप बोलेंगे न्यूमोथोरैक्स बोलेंगे अपन एबनॉर्मल एक्यूमुलेशन ऑफ एयर इन द प्लूरल कैविटी। अगर यहीं पर पूछ लिया जाए अगर ब्लड का एक्यूमुलेशन हो रहा है तो उसे बोलेंगे हीमोथोरैक्स। क्या बोलेंगे बेटा? हीमोथोरैक्स। समझ रहे हैं बात को? अगर बाइल का प्रोडक्शन एक्यूमुलेशन हो रहा है तो काइलोथोरैक्स बोलेंगे, थोरैक्स बोलेंगे। समझ रहे हैं बात को? तो यहां पर ये बेसिक वर्ड्स होता है। एब्नॉर्मल फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो रहा है तो उसे हाइड्रोथोरैक्स की कंडीशन बोलेंगे। अब यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा कि यहां पर इस पेशेंट में ब्लैप्स और बुल्ला प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं? ब्लैप्स और बुल्ला प्रेजेंट होते हैं। ब्लैप्स और बुल्ला क्या है? ऐसे भी पूछा जा सकता है ब्लैप्स और बुल्ला किस में देखने को मिलेंगे, तो ऑप्शन में आपको देखने को मिलेगा न्यूमोथोरैक्स। ब्लैप्स और बुल्ला क्या होते हैं? दीज आर फ्लूइड फिल्ड कैविटीज, दीज आर स्टूडेंट फ्लूइड फिल्ड कैविटीज। फ्लूइड फिल्ड कैविटीज है, ये एक प्रकार की फ्लूइड फिल्ड कैविटीज है। किस प्रकार से देखने को मिलेंगी आपको? ये इस प्रकार से देखने को मिलेंगी। गौर से समझिएगा बच्चों, ये आपके पास में क्या है? ये आपके पास में लंग्स पैरेन्काइमा है, और ये आपके पास में इस प्रकार से ये पैराइटल प्लूरा विसरल प्लूरा हुआ, और ये इस प्रकार से ये
पैराइटल प्लूरा हो गया और ये विसरल प्लूरा हो गया। समझ रहे हैं? तो आपको ये इस प्रकार से एयर फिल्ड कैविटी देखने को मिलेगी, और या फिर आप लोगों को देखने को मिलेगी इस प्रकार से, ये आपके इस प्रकार से देखने को मिलेगी। समझ रहे हैं? आप देखेंगे पहले वाली के अंदर, दूसरे वाले के अंदर और तीसरे वाले के अंदर बच्चों, ये देखो तीसरा डायग्राम बनाया है मैंने आपके सामने, ये तीसरा लंग्स बनाया है, और इसके अंदर भी मैं क्या है ब्लैप्स और बुल्ला बना रहा हूं। तो आपको कॉन्सेप्ट समझना है, रटना बिल्कुल भी नहीं है संजीवनी सीरीज के साथ में। यहां पर इस प्रकार से मैंने तीसरी बना दी है। समझ रहे हैं? अब आप देखेंगे सर पहली सीरीज के अंदर पैराइटल प्लूरा विसरल प्लूरा आर कंटिन्यूइंग, और इनके नीचे की तरफ क्या है एयर फिल्ड कैविटी। तो इस कंडीशन को बोलते हैं सब म्यूरल, इसको बोलेंगे सब प्लूरल ब्लैप्स। क्या बोलेंगे अपन इसे? सब प्लूरल ब्लैप्स। सब प्लूरल मतलब प्लूरा के नीचे की तरफ है, तो क्या बोला? सब प्लूरल ब्लैप्स। ब्लैप्स क्यों बोला? क्योंकि मैंने बताया ब्लैप्स क्या है, दीज आर फ्लूइड फिल्ड कंटेनिंग कैविटीज। अब अगर अपन पूछे सर इस वाले डायग्राम में क्या है, तो एक लाइन कंटिन्यू है, एक के अंदर है, तो इसे बोलेंगे इंटर प्लूरल ब्लैप्स। क्या बोलेंगे? इंटर प्लूरल ब्लैप्स। डायग्रामेटिकली भी ध्यान रखना, डायग्राम बेस पे भी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं। इंटर प्लूरल ब्लैप्स, समझ रहे हैं बात को? और इसके अंदर क्या है, लंग्स पैरेन्काइमा कंटेनिंग कर रहा है। लंग्स पैरेन्काइमा के अंदर क्या हो गया है, एयर फिल्ड हो गया है। ये देखिएगा, अगर आप देख रहे हो तो लंग्स पैरेन्काइमा के अंदर ही एयर फिल्ड हो रहा है, कैविटी है, और इसे बोलेंगे अपन बुल्ला। क्या बोलेंगे अपन इसे? इसे बोलेंगे अपन बुल्ला। तो यहां पर ब्लैप्स और बुल्ला देखने को मिलेगा, और ब्लैप्स और बुल्ला आंख से थोड़ी ना देखेंगे, ब्लैप्स और बुल्ला आंखों से थोड़ी ना देखेंगे। किससे देखेंगे? आप लोगों को क्लियर कट पता है, चेस्ट एक्सरे से देखेंगे। क्या देखेंगे? चेस्ट एक्सरे से आप लोग ब्लैप्स और बुल्ला की काउंटिंग करेंगे। एक एक ब्लैप्स फटेगा, पेशेंट न्यूमोथोरैक्स में लंग्स के कोलैप्स होने के पास में जाता जाएगा। तो यहां पर कंफर्मेटरी डायग्नोस्टिक की बात करें तो कंफर्मेटरी डायग्नोसिस ऑफ न्यूमोथोरैक्स आपके पास में सी, जैसा कि आप लोगों ने करेक्ट आंसर सोचा होगा, दिया होगा, वो मैंने बताया। बाकी का याद रखना है आपको ये वाली बात कि यहां पर आपके सामने कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है ब्लैप्स और बुल्ला से। ब्लैप्स बुल्ला किसकी फंक्शनल यूनिट होती है, ब्लैप्स और बुल्ला किसके अंदर प्रेजेंट होता है, ब्लैप्स बुल्ला कहते किसे, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द interplural blabs and subpleural blabs, what is the difference between the blabs and the bulla are air filled cavity within the lungs parenchyma and subpleural के अंदर प्लूरा के नीचे होगा, इंटरप्लूरल के अंदर प्लूरा के अंदर होगा। और ये सब चीजें आंखों से देखने को मिलेगी नहीं, डायरेक्टली अपन क्या करेंगे, एक्सरे परफॉर्म्ड करेंगे। तो करेक्ट आंसर बच्चों क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, चेस्ट एक्सरे इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट नंबर पे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कमाल करने वाला है, बेस्ट वेन फॉर द टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन। सबसे पहली बात करें टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन के अंदर कौन सी वेन्स यूज की जाती है। देखिए यहां पर सबक्लेवियन दे रहा है, फिमोरल दे रहा है, ब्रेकियल दे रहा है, सिफेनस वेन दे रहा है। बेसिक चीज है, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है इससे संबंधित। तो आप पहले तो समझ लीजिए न्यूट्रिशन को। न्यूट्रिशन क्या है, न्यूट्रिशन कुछ भी नहीं है भैया, बहुत बेसिक चीज है। न्यूट्रिशन हम किस किस माध्यमों से देते हैं, पहले तो आप ये समझिए। देखिए न्यूट्रिशन की अगर बात करने की कोशिश करें, न्यूट्रिशन की अगर बात करने की कोशिश करें तो सबसे पहले अपन ओरली देंगे। ओरली जैसे अपन लोग ले रहे हैं, अब अगर किसी पेशेंट को ओरल सर्जरी हो गई है तो उसको क्या करना है, वो भोजन को चबा नहीं पाएगा, पचा नहीं पाएगा, कोई भी दिक्कत है तो उसको भोजन को एंट्रल फीडिंग में देना है। कैसे देना है, एंट्रल फीडिंग में देना है। क्या करेंगे एंट्रल फीडिंग के लिए, पढ़ते हैं आप लोग राइल्स ट्यूब को। राइल्स ट्यूब के थ्रू आप भोजन देते हैं, जिसके अंदर भोजन को चबाने की जरूरत नहीं पड़ती है, एक लिक्विड फॉर्म में वो डायरेक्ट कहां पर जाता है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक में जाता है। और यहां पर जाकर के उसके जो विटामिन है, मिनरल्स है, उनका क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है। मतलब ये कि जीआई ट्रैक क्या है, पूरी तरीके से कैपेबल है। तो वहां पर कौन सी फीडिंग चल रही है, एंटरल फीडिंग चल रही है। अब आप देखेंगे एक पास का पेरेंटल न्यूट्रिशन क्या है बेटा, पेरेंटल न्यूट्रिशन। अब आप लोगों ने एक पेशेंट देखा, जिसकी जीआई ट्रैक अपसेट है। आपने जीआई ट्रैक में राइस ट्यूब की तरह भोजन तो डाल दिया, लेकिन जीआई ट्रैक कैपेबल ही नहीं है, वो एब्जॉर्प्शन नहीं कर रहा है, रिगरगिटेट कर रहा है, डायरिया कर रहा है, वोमिटिंग कर रहा है, माल एब्जॉर्प्शन कर रहा है, मतलब जीआई ट्रैक इनकैपेबल नहीं है। तो अब जीआई ट्रैक में भोजन नहीं जाना चाहिए, तो भोजन कहां पर जाएगा, भोजन जाएगा आईवी लाइन के अंदर, इंट्रावीनसली लाइन के अंदर जाएगा। तो इस भोजन को बोलेंगे पेरेंटल न्यूट्रिशन।
अब अगर बात करें कि यार ऐसा पेशेंट है जिसके अंदर आईवी पंचर कर ही नहीं सकते हैं, ब्लीडिंग डिसऑर्डर है, अगर वेन्स को पंचर किया तो पेशेंट के अंदर ब्लीडिंग के चांसेस रहेंगे, हिमोफीलिया का जस्ट फॉर एग्जांपल पेशेंट है, तो यहां पर उसको अपन हम भोजन आईवी लाइन से भी नहीं दे सकते, इन सब से नहीं दे सकते, तो फाइनली वो फिर जाएगा भोजन रेक्टम के थ्रू। किसके थ्रू? रेक्टम के थ्रू। और इस कंडीशन को बोलेंगे introduction of a small average amount of quantity of nutrition via the rectum into the small or the large intestine. This condition are called न्यूट्रिशनल अनीमा। क्या बोलेंगे अपन इसे? न्यूट्रिशनल अनीमा। तो इस प्रकार से अपन क्या देते हैं? भोजन देते हैं। इन प्रकार से अपन क्या देते हैं? भोजन देते हैं। न्यूट्रिशनल अनीमा कंडीशन, ये टाइप से भोजन देने के। हमारा क्वेश्चन जो टारगेट कर रहा है, हमारा जो क्वेश्चन टारगेट कर रहा है वो कहां पर कर रहा है? अच्छी तरीके से पता है, पेरेंटल न्यूट्रिशन पे टारगेट कर रहा है। ये पेरेंटल न्यूट्रिशन पे टारगेट कर रहा है। अगर हम पेरेंटल न्यूट्रिशन की बात करें तो पेरेंटल न्यूट्रिशन भी कितने प्रकार का होता है बच्चों? 2 प्रकार का होता है। पेरेंटल न्यूट्रिशन 2 प्रकार का होता है। एक टाइप होता है टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन, टीपीएन। एक टाइप होता है पेरिफेरल पेरेंटल न्यूट्रिशन। टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन और पेरिफेरल पेरेंटल न्यूट्रिशन में क्या अंतर है? पेरिफेरल पेरेंटल न्यूट्रिशन, देखो जब आपको हाई कंसेंट्रेट ऑफ ग्लूकोज चढ़ानी हो, क्या चढ़ानी हो? आप हाई कंसेंट्रेट ऑफ ग्लूकोज चढ़ानी हो, 10% से अबव डेक्सट्रोज यूज में ले रहे हो, हाई परसेंट ग्लूकोज चढ़ा रहे हो, 10% डेक्सट्रोज अपन चढ़ा रहे हैं, तो इस पेशेंट के अंदर जो फ्लूइड जाएगा वो सेंट्रल वेन के थ्रू जाएगा। बेटा किसके थ्रू जाएगा? सेंट्रल वेन के थ्रू जाएगा। अगर आप लोगों ने हाई कंसेंट्रेट फ्लूइड न्यूट्रिशन हाई कंसेंट्रेट डेक्सट्रोज आपने नॉर्मल वेन से चढ़ा दिया तो क्या हो जाएगा? पेशेंट को फिलाबाइटिस हो जाएगा, क्योंकि आपको अच्छी तरीके से पता है व्हाट इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ फिलाबाइटिस। तो आप बोलेंगे इरिटेटिंग सॉल्यूशन को एडमिट करना। और इरिटेटिंग सॉल्यूशन की अगर श्रेणी में बात करें तो डायरेक्ट पोटेशियम को अगर आप आईवी पुश करोगे तो पेशेंट को फिलाबाइटिस होगा, और हाई कंसेंट्रेट ग्लूकोज अगर आप लोग आईवी डालोगे तो पेशेंट को फिलाबाइटिस होगा। तो यहां पर हाई कंसेंट्रेट को करना है, सेंट्रल लाइन से डालेंगे, और अगर लो कंसेंट्रेट 10% से बिलो देना है तो वो पेरिफेरल न्यूट्रिशन की श्रेणी में आता है। ये अपन डिस्कस करते नहीं है, जनरली हम लोग ये डिस्कस करते हैं टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन 10% अबव डेक्सट्रोज सेंट्रल लाइन से डालेंगे। ये 2 टाइप का होता है अवधि के आधार पे, और वो होता है शॉर्ट टाइम के लिए और लॉन्ग टाइम के लिए। शॉर्ट टाइम कितना होता है? शॉर्ट टाइम होता है साहब इसका 1 से 6 महीने। कितना? 1 से 6 महीने। और लॉन्ग टाइम कितना होता है? कितना भी हो सकता है, 6 महीने 12 महीने। तो इसका मतलब आप लोगों को समझना है लॉन्ग टाइम का है पेशेंट, लॉन्ग टाइम का है, लंबे समय 2-2 3-3 साल तक टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन के ऊपर है। तो यहां पर पेशेंट हॉस्पिटलाइज तो रहेगा नहीं, इतना खर्चा होता नहीं है पेशेंट के हाथ में। तो यहां पर इस कंडीशन में इस पेशेंट को पीआईसीसी यूज किया जाता है, पेरिफेरली इंसर्टेड सेंट्रल कैथेटर। क्या यूज किया जाता है बच्चों? इस पेशेंट को पेरिफेरली इंसर्टेड सेंट्रल कैथेटर यूज किया जाता है। बेसिकली जो अपन हॉस्पिटलाइज्ड कंडीशन के अंदर जो अपन यूज करते हैं विद इन शॉर्ट टाइम ड्यूरेशन, इसके अंदर अपन यूज करते हैं सबक्लेवियन वेन। कौन सी? सबक्लेवियन वेन, इंटरनल जुगुलार वेन। समझ रहे हैं क्यों? क्योंकि अपन यहां से डायरेक्ट ही फ्लूइड चढ़ाते हैं और वो डायरेक्ट अंदर जाता है। लेकिन जब पेशेंट को लंबे समय के लिए अपन चढ़ा रहे हैं, 2-2 3-3 साल के लिए, हॉस्पिटलाइज रहेगा नहीं, क्या होगा पता नहीं, तो यहाँ पर कॉम्प्लिकेशन होने के चांस रहते हैं, इसलिए अपन यहां से इंसर्ट करते हैं। जाएगा वो सेंट्रल लेन के अंदर ही, लेकिन पेरिफेरली इंसर्टेड करेंगे। यहां पर 2 चांसेस या 2 रिस्क प्रिवेंशन हो जाएगा। पहला, जब पेशेंट की घर पे बैठ के वो ट्यूब चेंज करेगा तो डायरेक्ट ही अगर आपने सेंट्रल लाइन से डाला है तो पेशेंट को एयर एम्बोलिज्म हो सकता है। तो एयर एम्बोलिज्म को प्रिवेंट करेगा पीएसआईसी, क्योंकि वो हॉस्पिटलाइज नहीं है, घर पर है, तो ट्यूब चेंज के कारण से आप अगर पीआईसीसी कर रहे हैं तो ट्यूब चेंज का रिस्क कम रहता है, एम्बोलिज्म का रिस्क कम रहता है। और यहां पर अगर बात करें सेंट्रल लाइन से डाल रहे हैं तो आप ट्यूब चेंज करते समय एयर एम्बोलिज्म का रिस्क क्या रहेगा? ज्यादा रहेगा। दूसरा, एयर एम्बोलस का रिस्क भी ज्यादा रहेगा, इन्फेक्शन का रिस्क भी ज्यादा रहेगा। तो लॉन्ग टाइम के लिए आप पेरिफेरली इंसर्टेड सेंट्रल कैथेटर यूज करते हैं, जबकि अगर बात करें शॉर्ट टाइम के लिए तो आप सबक्लेवियन वेन या इंटरनल जुगुलार वेन को यूज करते हैं। आपका क्वेश्चन यहीं पर जाकर के खत्म होता है कि यह बेस्ट वेन फॉर टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन, टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन चढ़ाने के लिए कौन सी बेस्ट वेन होती है? तो सबक्लेवियन वेन आंसर इज द करेक्ट आंसर। आंसर ए, सबक्लेवियन वेन आंसर इज द करेक्ट आंसर। समझ रहे हैं बात को? बाकी फीमोरल ब्रेकियल सिफेनियस, एक सिफेनियस वेन नाम से मैंने कई बार अपनी लाइफ के कंपटीशन के अंदर एक क्वेश्चन पढ़ा है बेटा, 2 से 3 4 बार एग्जामों में देखा गया है। मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूं, साइड क्वेश्चन है, बस आपको ध्यान देना है। साइड क्वेश्चन है, बस आपको ध्यान देना है। आप लोगों ने एक कॉम्प्लिकेशन पढ़ा होगा और वो है वेरिकोज वेन। क्या है? वेरिकोज वेन। वेरिकोज वेन के अंदर पेशेंट में क्या होता है? टॉर्टोरस टाइप की वेन हो जाती है, वेन
टॉर्टोरस टाइप की होगी, वेनस स्टैसिस होगा। और इसका टेस्ट होता है ट्रेडलनबर्ग टेस्ट। इसका मैनेजमेंट की बात करें तो आप करते हैं स्क्लेरोथेरेपी। क्या करते हैं? स्क्लेरोथेरेपी। इसके अंदर स्क्लेरोथेरेपी के अंदर आप एजेंट यूज करते हैं और इसको 21 दिन के लिए रैप कर देते हैं। कुछ टाइम बाद में देखते हैं कि वो वेन क्या हो जाती है, वेन सीधी हो जाती है, मतलब वीनस स्टैसिस रिलीज हो जाता है। इसे बोलते हैं स्क्लेरोथेरेपी। लेकिन अगर वेन का डायमीटर 4 mm से ज्यादा लूज हो गया हो, 4 mm से ज्यादा अगर डायमीटर लूज हो गया हो, तो इसमें स्क्लेरोथेरेपी सक्सेसफुल नहीं रहती है। और इस कंडीशन में आप लोग क्या करते हैं, पेशेंट के वेनस सेक्शन कट डाउन करते हैं, स्क्लेरोज्ड या फिर जो वेनस स्टैसिस की वेन है इसको काट करके यहाँ पर नई वेन लगाते हैं। और यहाँ इस कंडीशन को बोलते हैं वेन स्ट्रिपिंग। क्या बोलते हैं? वेन स्ट्रिपिंग। कल को अगर आप लोगों से पूछेगा बेसिक क्वेश्चन कि स्क्लेरोथेरेपी किससे संबंधित है, ऑप्शन में अगर लिख रहा हो वेरिकोज वेन, तो आप लोग सही कर सकते हैं। वेन स्ट्रिपिंग किससे संबंधित है, तो आप बोलेंगे वेरिकोज वेन से संबंधित है। मेरा क्वेश्चन था सिफेनियस वेन। कभी मैंने अपने लाइफ में 2-3 बार एग्जाम में देखा है, तो याद रखना वेन स्ट्रिपिंग का कॉम्प्लिकेशन होता है सिफेनियस नर्व डैमेज। क्या होता है? सिफेनियस नर्व डैमेज। हमेशा याद रखना वेन स्ट्रिपिंग का कॉम्प्लिकेशन क्या होता है, सिफेनियस नर्व डैमेज। समझ रहे बात को? और इसके कारण से क्या होता है, पेशेंट को पैरास्थेसियास होता है। बेटा क्या होता है? पैरास्थेसियास होता है। दोनों क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं, याद रखिएगा। लीजिए पहला क्वेश्चन, जो मैं किस्मत से मानूंगा कि जो बच्चे अपनी क्लासेस के अंदर हैं वो एक फ्री का क्वेश्चन ले जाएंगे अगर ये क्वेश्चन पेपर में आ गया तो। वेन स्ट्रिपिंग का कॉम्प्लिकेशन क्या होता है? सिफेनियस नर्व डैमेज, और इसके कारण से क्या होगा? पैरास्थेसियास होगा। एक क्वेश्चन नर्व डैमेज का और आता है, वो है साइटिका नर्व डैमेज। क्या है? साइटिका नर्व डैमेज। ये क्वेश्चन किस प्रकार से बनता है आप लोगों को पता है? क्वेश्चनों में क्वेश्चन निकालने की अपनी आदत है, बस आप लोगों को कॉन्सेंट्रेट होकर के क्लासेस को लेना है। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, कॉन्सेंट्रेट होकर के क्लासेस को लेना है। आपका एग्जाम जस्ट पास में है, वो भी प्री का एग्जाम है, नॉट सेट का एग्जाम है। धमाकेदार क्वेश्चन आएंगे, धमाकेदार क्वेश्चन यहां से सॉल्व होंगे। निश्चिंत रहे, कॉन्फिडेंस एंड कंसिस्टेंसी बनाए रखें, कंसंट्रेशन भी बनाए रखें। समझ रहे हैं? तो याद रखना सिलेक्शन का जो बातों बातों में एक चीज याद आई कि 3C साइन किस में देखने को मिलेंगे, तो आप बोलेंगे एक 3C साइन आपको देखने को मिलेंगे एक स्टूडेंट के अंदर। और अगर स्टूडेंटों ने 3C साइन ले लिए हैं तो इसका मतलब वो क्या है, सक्सेस ले जाएगा। आज के बाद में हमेशा याद रखना, शैलेंद्र सर ने 3C साइन बताए हैं स्टूडेंट के सफलता के मंत्र के 3। फर्स्ट कंसिस्टेंसी, कंटिन्यू बनाए रखना है। समझ रहे हैं? अपने आप बताना दूसरे नंबर पे, और तीसरे नंबर पे क्या रहेगा, तीसरा साइन कंसिस्टेंसी के साथ कंसिस्टेंसी दूसरे तीसरा। अभी मैं आपको कंटिन्यूअसली बताता जा रहा हूं। तो 3 साइन आपको याद रखना है कौन कौन से होते हैं। समझ रहे हैं आप बात को? कॉन्फिडेंस, कंसिस्टेंसी, और तीसरा C अभी मैंने बताया था आप लोग को याद रखने तीनों C के साइन। समझ रहे हैं? तो यहां पर आप लोग के पास में साइटिका नर्व डैमेज किसके कारण से होगा, तो आप बोलेंगे साइटिका नर्व डैमेज। साइटिका नर्व डैमेज किस में देखने को मिलेगा, तो आप बोलेंगे जब पेशेंट के अंदर IM इंजेक्शन लगाएंगे डॉर्सोग्लूटियल साइट से लगाएंगे। किससे लगाएंगे? डॉर्सोग्लूटियल साइट से लगाएंगे। तो डॉर्सोग्लूटियल साइट पे लगाने के कारण से क्या होता है, साइटिका नर्व हिट होने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि साइटिका नर्व की कोई एग्जैक्ट लोकेशन नहीं होती। और इसके लिए नर्सिंग प्रैक्टिस के अंदर डॉर्सोग्लूटियल साइट को बंद भी कर दिया गया है। और बाई चांस अगर लगा दिया गया है तो यहां पर क्या कलेश फैलेगा, यहां पर आपके सामने कलेश फैलेगा कि इस पेशेंट में क्या हो जाएगा, साइटिका हिट इंजरी हो जाएगी, साइटिका नर्व डैमेज हो जाएगी और पेशेंट में पैरालिसिस होगा। तो दोनों कंडीशनों को याद रखना बेटा कि सिफेनियस नर्व डैमेज के कारण से पैरालिसिस होगा। और ये कॉम्प्लिकेशन होगा वेन स्ट्रिपिंग का किस में देखने को मिलेगा, वेरिकोज वेन के ट्रीटमेंट में। और जब किसी पेशेंट को इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन लगा रहे हो, डॉर्सल नर्व रूट साइड से लगाना नहीं है, लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, साइटिका नर्व इंजरी होगी, जिसके कारण से पैरालिसिस देखने को मिलेगा। अपना तो बेसिक क्वेश्चन था यहाँ पे, और वो आंसर रहेगा सबक्लेवियन वेन। यहां पर आप लोग के लिए होमवर्क के लिए क्वेश्चन है, और वो क्वेश्चन है फटाफट से आपको क्लास कंप्लीट होने के बाद में, और यहां पर कमेंट सेक्शन में डालना है कि रिफीडिंग सिंड्रोम किससे संबंधित होता है। सभी बच्चे क्लास कंप्लीट होने के बाद में रिफीडिंग सिंड्रोम क्लास में डालेंगे किससे संबंधित होता है, क्योंकि मैं अपने विद्यार्थियों को बाय नेम जानता हूं। मैं स्टूडेंटों से देखूंगा कि किन किन बच्चों ने करेक्ट आंसर दिया है क्लास कंप्लीट होने के बाद में। रिफीडिंग सिंड्रोम क्या होता है, समझ रहे हैं बात को? चलते हैं बच्चों आगे की तरफ आपके पास में नेक्स्ट क्वेश्चन अवेलेबल है। व्हाट नर्सिंग एक्शन बेस्ट प्रमोट कम्युनिकेशन व्हेन ऑब्टेनिंग नर्सिंग हिस्ट्री, सेलेक्ट ऑल द अप्लाई। बेसिक क्वेश्चन पूछा गया है,
मेरा यह जो टॉपिक है आप लोगों को मेरी संजीवनी क्लास फर्स्ट डे जब मैंने पढ़ाई थी आप लोगों को, पहले दिन जब मैंने आपको संजीवनी सीरीज पढ़ाई थी, जब मैंने आपको पढ़ाया था, और उसके बाद में आज इसकी 237वीं क्लास है, यहां पर भी ये क्वेश्चन आता है और मैं आपसे कहता हूं कि ये बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, हर एग्जाम में पूछा जाता है। तो आराम से कॉन्सेंट्रेट होकर के एक बार क्वेश्चन को पढ़ें और उसके बाद में आंसर दें। फटाफट से आंसर को पुट करना है, पर ढंग से तरीके से पढ़ना है। What nursing actions best promote communication when obtaining the nursing history? यहां पर आप लोगों को सबसे बेसिक चीज समझनी है। सबसे पहली बात, एनसीआर अगर आप लोगों ने पढ़ा है, नर्स क्लाइंट रिलेशनशिप, नर्स क्लाइंट रिलेशनशिप, अगर आप लोगों को ये याद नहीं आ रहा तो आपने एनपीआर पढ़ा होगा, नर्स पेशेंट रिलेशनशिप। बात एक ही होती है बच्चों, इसके अंदर कितनी होती है, 3-4 फेजेस होती हैं। पहली फेज होती है प्री इंट्रोडक्शन फेज। क्या होती है इसके अंदर, होती है प्री इंट्रोडक्शन फेज। प्री इंट्रोडक्शन फेज के बाद में दूसरी फेज आती है, वो होती है इंट्रोडक्शन फेज। दूसरी फेज कौन सी है, इंट्रोडक्शन फेज। तीसरी फेज कौन सी है, वर्किंग फेज। तीसरी फेज कौन सी है, वर्किंग फेज। और चौथी फेज कौन सी होती है, वो होती है टर्मिनेशन फेज। बेटा कौन सी होती है, टर्मिनेशन फेज। जैसा कि नाम से क्लियर हो रहा है, बिल्कुल क्लियर हो रहा है। सबसे पहली बात करते हैं प्री इंट्रोडक्शन फेज में, इंट्रोडक्शन से पहले की फेज। क्या है इंट्रोडक्शन से पहले की फेज, ये है नर्सिंग स्टेशन। क्या है ये, नर्सिंग स्टेशन। यहां पर दुनिया भर की किताबें, कॉपियां, अरे पढ़ाई की नहीं, मतलब दस्तावेज रखे हुए हैं, दुनिया भर के डॉक्यूमेंट रखे हुए हैं, समझ रहे हैं बात को। और यहाँ पर बेड अवेलेबल है। यहाँ पर क्या अवेलेबल है बच्चों, बेड अवेलेबल है। ये लाइन से बेड लगे हुए हैं साहब, ये लाइन से बेड लगे हुए हैं, इनके ऊपर पेशेंट बैठे हुए हैं, लेटे हुए हैं, बातचीत कर रहे हैं, जो भी कुछ कर रहे हैं, समझ रहे हैं बात को। ये यहाँ पर बैठे हुए हैं, समझ रहे हैं। अब आप लोगों को ये रहे आप नर्सिंग ऑफिसर, ये क्या है, आप है, ये है आप नर्सिंग ऑफिसर। अब आपको क्या करना है, आप लोगों को इनसे बातचीत करनी है। तो सबसे पहले आप इनके दस्तावेजों को उठाओगे और इनके पढ़ने की कोशिश करोगे। तो यहां पर शुरुआत होगी और वो फेज होगी प्री इंट्रोडक्शन फेज। तो प्री इंट्रोडक्शन फेज के अंदर क्या करेंगे आप, डाटा कलेक्ट करेंगे। क्या करेंगे, डाटा कलेक्ट करेंगे। डाटा के अंदर आप पेशेंट का नाम, पिताजी का नाम, सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन, कितना कमाता है, क्या खाता है, क्या पीता है, कितनी शादी हो गई है, एक शादी है, 2 शादी है, कितना कमा रहा है। तो ये सब कलेशों को चेक करोगे, इसको बोलते हैं डाटा कलेक्शन करना। और डाटा कलेक्शन जब आप करेंगे तो उसके बाद में उससे इंट्रोडक्ट करने की कोशिश करेंगे। दूसरी फेज में आएंगे इंट्रोडक्शन फेज, और इसका जो वर्क होता है बेटा, वो होता है आपके सामने। वर्क पूछा गया है कई बार एग्जाम में, तो याद रखना इसका वर्क पूछा गया है, रैपोर्ट बिहेवियर। क्या पूछा गया है, रैपोर्ट बिहेवियर। RAPPORT मतलब मैत्रतापूर्ण व्यवहार करना, मैत्रत्वपूर्ण व्यवहार, समझ रहे हैं। मतलब अगर आप लोगों से पूछे कि NPR NCR की ऐसी कौन सी फेज है जिसके अंदर दोस्ती होती है, तो आपको बोलना है इंट्रोडक्शन फेज। कौन सी फेज, इंट्रोडक्शन फेज। नॉर्मली अगर बात करने की कोशिश करें, बस के अंदर 2 व्यक्ति जा रहे हैं और पहली बार उनके अंदर दोस्ती हो रही है, तो वो किस प्रकार से बात शुरू करेंगे, हाय, वो बोलेंगे हेलो हेलो, क्या पढ़ रहे हो, मैं यहाँ पर पढ़ रहा हूँ या ये पढ़ रहा हूँ। और फिर उसके बाद में हाय हेलो, छोटे मोटे कि मेरा नाम ये है, आपका नाम ये है, मैंने यहाँ से पढ़ाई करी, मैंने आपसे वहाँ से पढ़ाई करी। तो बेसिक क्वेश्चन पूछ जाते हैं, क्वेश्चन पूछे जाएंगे बेसिकली। और क्वेश्चन 2 प्रकार के होते हैं, ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड। तो जब दोस्ती होती है तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करते हैं, क्लोज एंडेड पूछते हैं। क्या पूछते हैं, क्लोज एंडेड पूछते हैं। अपने पास में दोस्ती करने का तो टाइम नहीं है, लेकिन हॉस्पिटल में जाकर के आपको पेशेंट से दोस्ती करनी है। क्या बोलेंगे, हेलो, अगला बोलेगा हाय, व्हाट इज, आप बोलेंगे माय नेम इज दिस इज, एंड व्हाट इज योर नेम, तो ये बोलेंगे ये दिस इज, ठीक है। तो फिर उसके बाद में पूछेंगे कि आपको कब से पेन हो रहा है, तो वो बोलेंगे मेरे को इतने दिन से पेन हो रहा है। या बोला अभी दर्द है, तो बोलेंगे अभी दर्द नहीं है। बोला कल रात को दर्द था। मतलब छोटे मोटे जो क्वेश्चन पूछेंगे प्रैक्टिस में, नर्सिंग प्रैक्टिस के अंदर आप जो छोटे मोटे क्वेश्चन पूछेंगे अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, तो ये किस कैटेगरी में आएंगे, क्लोज एंडेड की कैटेगरी में आएंगे।
वर्किंग फेज के अंदर दोस्ती हो चुकी है, अब आपको मेन काम करना है और अपने ब्रॉड स्पेक्ट्रम के क्वेश्चंस पूछने कि भाई दर्द कब से हो रहा था। अब आप दोनों की दोस्ती हो चुकी है पेशेंट और की, और बोले यार दर्द की तो पूछे ही मत, 4 साल पहले मैं सावन के झूलों में झूले झूल रहा था, सावन के झूलों में झूले झूल रहा था और जाकर के और झूले पे से गिर पड़ा, और उसके बाद में हर बार जब भी बरसात आती है, जब मेरे कमर में दर्द होता है, मेरे पाँव में दर्द होता है, मेरे सिर में दर्द होता है, या फिर XYZ कुछ भी कहानी बताएगा कि साहब मेरे बीवी से मैं ऐसे परेशान हूँ, मेरे पति से मैं ऐसे परेशान हूँ, कुछ भी बताएगा, या कुछ भी वो जो उसकी दिल के अंदर जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो सारी के सारी आप लोगों से शेयर करेगा। तो ये जो शेयर करेगा वो क्या है, ओपन एंडेड क्वेश्चन के आधार पे करेगा, और ये जब ही करेगा जब वर्किंग फेज में होगा, जब दोस्ती हो जाएगी। फाइनली जो उसने आपसे पूरी सावन के झूलों की कहानी बताई, अब उनको क्या समराइज करना है। 15 पन्नों की आपने लाइन लिखी होगी और उसको 2 लाइन के अंदर लिखना है, 3 लाइन के अंदर लिखना है, 5 लाइन के अंदर लिखना है, उसे बोलते हैं समराइजेशन। निबंध के अंदर भी जब हम बचपन में निबंध लिखते थे होली दीपावली पे, तो एक लास्ट का पॉइंट आता था उपसंहार, उसके अंदर क्या समराइजेशन करना पड़ता है। तो यहां पर भी आप क्या करेंगे, समराइजेशन करेंगे। क्या करेंगे आप लोग, समराइजेशन करेंगे। समझ रहे हैं बात को, तो यहां पर भी आप लोग समराइजेशन करेंगे। तो इस प्रकार से आप लोगों को ये चारों फेजेस को याद रखना है। यहां पर इनकी वीकनेस भी बेटा एग्जाम में पूछी जाती है, तो भूलना मत वीकनेस भी। देखो अगर आप लोगों से पूछे प्री इंट्रोडक्शन फेज की वीकनेस क्या है, अरे भाई प्री इंट्रोडक्शन फेज की वीकनेस क्या है, ये है वीकनेस कि ये जो व्यक्ति है भाई साहब, ये जो व्यक्ति है ये गुस्सैल स्वभाव का है, बहुत खतरनाक नेचर का है साहब। रिटायर्ड हुआ होगा RAS IAS के पद से, वो अपना नर्सिंग स्टाफ आया बेचारा, बातचीत किया, हेलो सर, उसने बोला शट अप आउट, मेरा दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं है। बोला यार मैंने सुबह सुबह गुड मॉर्निंग करी और इसने यार एकदम से यार बहुत बुरी तरीके से बेइज्जती कर दी। हमको वर्ष में कुछ नहीं कहना है, क्योंकि हमारा नर्सिंग जो वर्क होता है वो दया करुणा के भाव पर बना होता है। तो यहाँ पर अपन नर्सिंग सेक्शन की नहीं, अपन किसी भी पेशेंट जो कि बीमार हो अपन उसकी बेइज्जती नहीं कर सकते। तो यहाँ पर आप कर तो नहीं सकते, लेकिन आपका जो चेहरा गया था, जो आपका चेहरा गया था इस प्रकार का, वो कैसा बन गया, अब वो इस प्रकार का बन गया। वो किस प्रकार का बन गया, पूरा एकदम उसने अपने दिमाग के संग में आपके दिमाग का भी दही कर दिया। समझ रहे हैं बात को। अब आप सेकंड वाले पे जाओगे, अब सेकंड वाले पेशेंट के संग में आप कम्युनिकेशन मेंटेन करोगे, तो आपके दिमाग में सबसे पहले एक ही बात आएगी, ये दूसरा भी क्या है, इसी प्रकार का पागल नहीं हो। तो यहां पर इफेक्टिव कम्युनिकेशन में दिक्कत होगी। होता नहीं है क्या कि अपन जब डिग्री डिप्लोमा में थे या 10th-12th स्टैंडर्ड के अंदर थे, वहां पर अपन क्या करते थे कि जब अपना पहला पेपर बिगड़ता था तो अपन दूसरे पेपर के तैयारी छोड़ देते थे और दिमाग खराब, और घर वाले बोलते थे भाई पहला जैसा हुआ उसको छोड़, तू दूसरे पे ध्यान दे, ठीक है ना, क्योंकि दूसरा कहीं खराब नहीं हो जाए। तो ये वास्तविकता में ऐसा होता है कि एंजाइटी एक ऐसा कलेश होता है, एक टेंशन एक ऐसा कलेश होता है, अगर पहले वाले पेशेंट ने बदतमीजी से बात करी है, मैं बोलूं गिवन प्रॉपर रेस्पेक्ट नहीं दिया है, तो यहां पर सेकंड वाले के संग में आप कम्युनिकेशन मेंटेन प्रॉपरली नहीं कर पाओगे। अगर सेकंड वाले ने अच्छा दिया तो तीसरे वाले के संग में आप बहुत अच्छा कर सकते हो। समझ रहे हैं बात को। तो ये प्रीवियस रिकॉर्ड के ऊपर डिपेंडेंट होता है। तो यहां पर अगर आपसे पूछे कि प्री इंट्रोडक्शन फेज की वीकनेस क्या होगी, तो आप बोलेंगे एंजाइटी। क्या रहेगी, एंजाइटी रहेगी। एंजाइटी का मतलब अच्छी तरीके से पता है, टेंशन रहेगी कि उसका नेचर कैसा होगा अगले पेशेंट का। अगर बात करें इंट्रोडक्शन फेज है, तो इंट्रोडक्शन फेज के अंदर रैपॉर्ट बिहेवियर होता है। वर्किंग फेज के अंदर इंट्रोडक्शन फेज का मेन वर्क क्या है, ये क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जाम में बेटा, इसलिए बता रहा हूं मैं आपको। फर्स्ट क्लास में भी मैंने ये चीज बताई थी। रैपॉर्ट बिहेवियर होता है। वर्किंग फेज की बात करने की कोशिश करें तो वर्किंग फेज के अंदर आपको वर्क करना है। वर्क क्या है, टेंशन का मालूम करना, इस बीमारी का एग्जैक्ट कॉज क्या है। देखो हर प्रकार की बीमारी का एक कारण होता है। अगर पेशेंट का एक्सीडेंट हुआ तो उसका भी एक कारण होगा कि वो रात के टाइम जा रहा था, दिन के टाइम जा रहा था, ड्रिंक कर रहा था, ड्रिंक क्यों कर रहा था, या XYZ कुछ भी हो, एग्जैक्ट कारण होता है कहीं ना कहीं टेंशन में कि उसका कारण क्या है वो मालूम करना। उसके लिए आपको उससे दोस्ती करनी पड़ेगी। दोस्ती करके और उसके बाद में उसकी जो दमित भावना है, सप्रेस्ड फीलिंग्स है, पेशेंट की जितनी भी सप्रेस्ड फीलिंग्स है उनको आउट करना पड़ेगा। पेशेंट की जितनी भी सप्रेस्ड फीलिंग है उनको आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, आउट करना पड़ेगा। और इसके लिए आप लोग वर्किंग फेज के अंदर वर्क करेंगे। क्या करेंगे आप लोग, वर्किंग फेज के अंदर वर्क करेंगे। और वर्किंग फेज के अंदर अगर लोगों से पूछे कि किस प्रकार के क्वेश्चंस बोलने हैं, तो याद रखिएगा वर्किंग फेज के अंदर आप लोगों को ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछने हैं। कैसे पूछने हैं, ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछना है। फाइनली अगर आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा गया है ESIC के अंदर के टर्मिनेशन फेज की वीकनेस क्या रहेगी, तो याद रखना बच्चों, टर्मिनेशन फेज के अंदर
अब आप लोगों का काम पूरा हो गया, आप लोगों से पूरी बातचीत कर ली है। अब वो यहाँ पर अकेला बैठा हुआ है, क्या है, अकेला बैठा हुआ है ऐसा, और उसके दोस्त सिर्फ आप हो, समझ रहे हैं बात को। अब आप बोलेंगे और कुछ बताओ, वो आपसे बात करेगा, अरे यार ऐसी बात है ऐसी बात है। अब वो तो आपको अपना दोस्त मान चुका है, वो हर काम के लिए आपसे बात करने की कोशिश करेगा, आपका उसमें टाइम नहीं है, आप उसे बोलोगे और कुछ नई बात, और कोई मैं जाऊं और कोई नई बात, तो वो बोलेगा यार जब आया था जब तो बहुत ढंग से बात कर रहा था, और अब बात कर रहा है बहुत बदतमीजी से बात कर रहा है, ये तो गड़बड़ कैसे कर दिया है, अरे गड़बड़ नहीं करनी चाहिए, समझ रहे। तो उसको क्या अकेलापन महसूस होगा, और वो फिर उसके बाद में वो आपकी नेचर से गुस्सा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, गुस्सा हो जाएगा। और एग्जामिनर ने यही क्वेश्चन पकड़ लिया, एंग्रीनेस। टर्मिनेशन फेज की वीकनेस क्या होती है, तो आपको याद रखना है एंग्रीनेस। कौन करेगा एंग्रीनेस, कौन करेगा, तो याद रखना पेशेंट करेगा। पेशेंट गुस्सा होगा, आप गुस्सा नहीं होगे, समझ रहे। अगर आपसे पूछे इंट्रोडक्शन फेज की वीकनेस क्या होती है, इंट्रोडक्शन फेज की वीकनेस क्या होती है, तो आप बोलेंगे इंट्रोडक्शन फेज की वीकनेस होती है एंजाइटी। कौन करेगा एंजाइटी, तो आपको बोलना है सर एंजाइटी कौन करेगा, ये मैं करूंगा, मतलब नर्सिंग स्टाफ करेगा, समझ रहे हैं बात को। प्री इंट्रोडक्शन फेज की वीकनेस एंजाइटी है, नर्सिंग स्टाफ करेगा। और टर्मिनेशन फेज की वीकनेस एंग्रीनेस है, वो स्टाफ नहीं करेगा, वो पेशेंट करेगा। तो इस प्रकार के कई क्वेश्चन और पूछे जाते हैं, यहाँ पर कई प्रकार के क्वेश्चन आते हैं बेटा। यहाँ पर ये भी पूछा जा सकता है आप लोगों से, व्हाट इज द वीकनेस, अदर वीकनेस क्या होगी एनपीआर की, अदर वीकनेस क्या होगी एनपीआर की। मेरे क्वेश्चन पूछने पर तुरंत आपका आंसर आना चाहिए, एनपीआर के अदर वीकनेस क्या होगी। ये बहुत क्लासिकल क्वेश्चन है बेटा, हर एग्जाम के अंदर क्वेश्चन में जरूर आता है, पेपर में जरूर आता है। ये जो भी जितने भी क्वेश्चन डिस्कस किए हैं अभी हमने, ये आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलेंगे, याद रखिएगा। तो इन कंसेप्टों को एकदम क्लियर रखिएगा। यहां पर पूछा जाए कि और वीकनेसेस एनपीआर की क्या होगी, तो यहां पर आप लोग बोलेंगे ट्रांसफरेंस एंड काउंटर ट्रांसफरेंस। क्या बोलेंगे, ट्रांसफरेंस एंड काउंटर ट्रांसफरेंस। या आप लोगों ने सेकेट्रिक के अंदर भी पढ़ा होगा ट्रांसफरेंस एंड काउंटर ट्रांसफरेंस। तो क्लास कंप्लीट होने के बाद में, ये दूसरा होमवर्क है आप लोगों का, क्लास कंप्लीट होने के बाद में कमेंट सेक्शन में डालिएगा ट्रांसफरेंस एंड काउंटर ट्रांसफरेंस क्या होता है। हिंट के लिए मैं बोल दूं कि अगर पेशेंट के संग में अपन पर्सनली इन्वॉल्व हो रहे हैं, अपन पर्सनली इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो इसमें कौन सा दोष लगेगा। और अगर पेशेंट पर्सनली इन्वॉल्व हो रहा है आप लोग के संग में, तो इसमें कौन सा लगेगा। ट्रांसफरेंस किसे कहते हैं, काउंटर ट्रांसफरेंस किसे कहते हैं। क्लास कंप्लीट होने के बाद में कमेंट सेक्शन में जरूर डालिएगा, मैं सभी बच्चों के कमेंटों को जरूर देखूंगा। तो यहां पर ये बेसिक कंसेप्ट अगर समझ लिए हो, तो हम चलते हैं अपने क्वेश्चन के अंदर। व्हाट नर्सिंग एक्शन शुड बेस्ट प्रमोटेड कम्युनिकेशन व्हेन ऑब्टेनिंग ए नर्सिंग हिस्ट्री। नर्सिंग हिस्ट्री लेते समय आपको किस प्रकार का कम्युनिकेशन करना है। अब मैंने आपको बताया 3 फेज होती है, प्री इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन, वर्किंग फेज। और वर्किंग फेज के संग में क्या, वर्किंग फेज के संग टर्मिनेशन फेज। तो यहां पर आप लोग को, आप हिस्ट्री ले रहे हैं, और हिस्ट्री ले रहे हैं आप लोग, नर्सिंग हिस्ट्री ले रहे हैं, मतलब वर्किंग फेज के अंदर वर्क कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, वर्किंग फेज के अंदर वर्क कर रहे हैं। और वर्किंग फेज के अंदर आपको ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछना है। ओपन एंडेड मतलब पूरे दोस्ती हो चुकी है, रपॉर्ट बिहेवियर बन चुका है, इंट्रोडक्शन फेज का काम खत्म हो चुका है। तो वर्किंग फेज के अंदर आप बात करेंगे तो किस प्रकार से बात करेंगे, तो सबसे पहले एस्टेब्लिशिंग द आई कॉन्टैक्ट, पैराफ्रेजिंग द क्लाइंट्स मैसेज, आस्किंग व्हाई एंड हाउ क्वेश्चंस, using broad and open-ended questions, reassuring the client that there is no cause of the alarm, asking question that can be answered with the yes and no। देखो पहले आप ये बात समझ लो कि आप कौन सी फेज पर है, आप है वर्किंग फेज पर। मैंने क्या पढ़ाया था बच्चों, मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था मैंने आप लोगों को, इंट्रोडक्शन फेज के अंदर, गौर दीजिएगा, आप ध्यान दीजिएगा, इंट्रोडक्शन फेज के अंदर कौन से क्वेश्चन पूछेंगे, क्लोज एंडेड, यस और नो वाले। और वर्किंग फेज के अंदर कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो बोलना ब्रॉड स्पेक्ट्रम क्वेश्चन, ओपन एंडेड वाले। अब आप इसका आंसर देने की तैयारी कर लीजिए, पूरी तरीके से सोच लीजिए, और कमेंट सेक्शन के अंदर आंसर को डाल दीजिएगा। मैं फाइनलाइज कर दूंगा आपके आंसर को, क्या आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। तो यहां पर सबसे पहली बात करें, एस्टैब्लिशिंग द आई कांटेक्ट। बिल्कुल एस्टैब्लिशिंग आई कांटेक्ट, आई कांटेक्ट मेंटेन करना चाहिए, क्योंकि आपको याद रखना है चोर आंखें चुराता है, चोर आंखें चुराता है, मतलब आंखों से आंखें कांटेक्ट कौन नहीं करता है, जो चोर होता है। मैं तो अपने स्टूडेंटों से बोलता हूं, जब भी मैं कोई क्वेश्चन पूछूं आता है या नहीं आता है, बकायदा आई टू आई कांटेक्ट को मेंटेन करके आंसर दे। बिकॉज आई टू आई कांटेक्ट करने से एक कॉन्फिडेंस भी बनता है। याद रखना, जब आप कभी कोई स्किल बेस्ड एग्जाम दे रहे हो, इंटरव्यू दे रहे हो, तो वहां पर आप लोगों को एग्जामिनर के आंख में आंख डाल करके बात करनी है, प्रॉपर डालनी है, पूरा चढ़ना नहीं है, वरना वो अपनी इंसल्ट समझेगा, समझ रहे हैं। तो यहां पर आप लोग को एस्टेब्लिश आई कांटेक्ट करना है, ताकि क्या होता है, सेल्फ एस्टीम एंड कॉन्फिडेंस का उद्भव होता है। पैराफ्रेजिंग द क्लाइंट्स मैसेज, बिल्कुल पैराफ्रेजिंग करना है। आस्किंग व्हाई एंड हाउ क्वेश्चंस, आस्किंग एंड व्हाई एंड हाउ
वर्किंग फेज में वर्क कर रहे हो, वाई एंड हाउ के क्वेश्चंस आपको करने चाहिए, नहीं करने चाहिए। यूजिंग अ ब्रॉड स्पेक्ट्रम ओपन एंडेड, बिल्कुल आप लोग को वर्किंग फेज में कर रहे हो तो आपको ब्रॉड एंड ओपन एंडेड क्वेश्चन करने चाहिए। उसको आश्वस्त करना चाहिए, रीश्योरिंग करना चाहिए क्लाइंट दैट देयर इज नो कॉज ऑफ द अलार्म। ऐसा कुछ भी नहीं करना है आपको, उसको गलत आश्वासन नहीं देना है। आस्किंग क्वेश्चन दैट यस और नो में इस प्रकार के भी नहीं करने हैं, क्योंकि आप लोग वर्किंग फेज में वर्क कर रहे हैं। तो व्हाट इज द करेक्ट आंसर, सेलेक्ट ऑल द अप्लाई क्वेश्चन था, तो करेक्ट आंसर होगा ए, बी और डी। ए, बी और डी। पता ही नहीं चलता बच्चों क्लासेस का टाइम का, क्लास कब निकल जाती है आप लोगों के साथ में। और यहां पर अब आप लोगों के लिए जरूरी सूचना है, सपनों पर सफलता का रंग उत्कर्ष के साथ बिल्कुल उत्कर्ष लेकर के आया है होली हंगामा 21 से 28 मार्च तक। ईएसआईसी नर्सिंग ऑफिसर लाइव फ्रॉम स्टूडियो बैच, सभी प्रकार के कोर्सेज, नर्सिंग के सभी प्रकार के कोर्सेज के अंदर आप लोगों को, नर्सिंग के सभी प्रकार के कोर्सेज के अंदर आप लोगों को छूट मिल रही है, हर प्रकार के कोर्सेज के अंदर। तो यहां पर सबसे पहले ईएसआईसी की बात की जाए तो आपको 2000 रुपीज के अंदर, डी ट्रिपल एस बी की बात की जाए तो नर्सिंग ऑफिसर लाइव फ्रॉम स्टूडियो 2500 रुपीज के अंदर, नर्सिंग ऑफिसर नॉर्सेट बैच लाइव फ्रॉम स्टूडियो 3500 रुपीज के अंदर। याद रखिएगा उत्कर्ष परिवार लेकर के आया है नर्सिंग के सभी लाइव और रिकॉर्डेड बैचेस के ऊपर 90% तक का डिस्काउंट, और वो भी 3 मंथ की एक्स्ट्रा वैलिडिटी के साथ में। तो यहां पर सभी प्रकार के बैचेस के अंदर आप लोगों को 90% तक का डिस्काउंट मिल रहा है, संग में 3 मंथ की एक्स्ट्रा वैलिडिटी ऑल्सो इंक्लूडेड है। यहां पर नर्सिंग ऑफिसर नॉर्सेट बैच लाइव फ्रॉम जोधपुर क्लासरूम 5500 रुपए के अंदर। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट नंबर पे, नॉर्सेट एमसीक्यू लाइव फ्रॉम स्टूडियो। लाइव फ्रॉम स्टूडियो जो रेट रखी गई है 1000 रुपीज के अंतर्गत। नॉर्सेट महापैक आपके लिए अवेलेबल है 6000 रुपीज के अंतर्गत। नॉर्सिंग एंड राजस्थान सीएचओ महापैक अवेलेबल है 4000 रुपीज के अंतर्गत। अब अगर अपन फाइनली बात करें तो यहां पर आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये जो होली का धमाका है आप लोगों के लिए, होली हंगामा है, इसके अंदर आप लोगों को याद रखना कि टोटल 90% तक का डिस्काउंट उत्कर्ष परिवार दे रहा है अपने विद्यार्थियों के लिए। आप लोगों को अपने टीचर्स के द्वारा जो भी पढ़ना है नर्सिंग के अंदर, लाइव फ्रॉम स्टूडियो हो, लाइव रिकॉर्डेड हो, लाइव फ्रॉम क्लासरूम हो, सभी प्रकार के बैचेस के अंदर 90% तक का डिस्काउंट है। मैं हाईलाइट कर देता हूं बच्चों, टाइम पीरियड कम रहा है, जिनको लेना है सोचना नहीं है, कल को ये बोलोगे टाइम पीरियड निकल गया उसके बाद में कुछ भी नहीं रखा है। तो जिनको लेना है 90% तक का डिस्काउंट है बेटा, और 3 मंथ की एक्स्ट्रा वैलिडिटी भी मिल रही है। अब आप लोगों से विदा का टाइम है, कल आप लोगों से दोबारा मुलाकात होगी नए धमाकेदार क्वेश्चन सेशन के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय उत्कर्ष।